हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आपको आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड एक चीज पता होनी चाहिए कि आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वहां पर सभी जगह करंट अफेयर्स जो होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो करंट अफेयर्स जो है वो आपको रोज पढ़ने जरूरी है और साथ ही साथ उन्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, और नेशनल अफेयर्स में आज हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट अनाउंस्ड ₹14,500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 14,500 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो ये जो बैंक है इनके नाम आपको पता होने चाहिए और ये जो अमाउंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इन्फ्यूज 14,500 crore in 4 state-owned lender, namely Central Bank of India, इंडियन ओवरसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। तो जो 4 बैंक हैं वो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक in 2020-21 by issuing non-interest bearing bonds to these bank। मतलब ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो कैसे किया जाएगा? by इशुइंग नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड टू दीज बैंक, अर्थात ये जो 4 बैंक होंगे इनको नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करके ये कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। ये जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है दीज विल बी इश्यूड विद 6 डिफरेंट मेच्योरिटी। ये जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है, पुनर्पंजीकरण बॉन्ड है, इन्हें 6 विभिन्न परिपक्वताओं के साथ में जारी किया जाएगा। एंड द स्पेशल सिक्योरिटीज वुड बी एट पार फॉर द अमाउंट एज पर द एप्लीकेशन मेड बाय एलिजिबल बैंक। मतलब जो पात्र बैंक होंगे उनके द्वारा जो आवेदन किए जाएंगे उसके अनुसार जो राशि है उसके लिए जो प्रतिभूतियां हैं, मतलब जो बॉन्ड है, उन्हें सममूल्य पर एट पार जारी किया जाएगा। दिस इन्फ्यूजन विल कंप्लीट द गवर्नमेंट्स टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹20,000 करोड़ इन पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये इन्फ्यूजन करने के बाद में क्या होगा कि 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसके बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी डालने का जो सरकार का लक्ष्य था वो अब पूरा होगा। अगर हम इससे पहले की बात करें तो अर्लियर इन दिसंबर 2020 इट इन्फ्यूज्ड 5,500 करोड़ इन पंजाब एंड सिंध बैंक। इससे पहले दिसंबर 2020 में सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक में 5,500 करोड़ रुपए का जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो किया था। इसके बाद में नेशनल अफेयर्स में अगली न्यूज है गवर्नमेंट पैग्स मार्केट बोरोइंग एट ₹7.24 लाख करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है मार्केट बोरोइंग करने का 7.2 लाख करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ financial year 22। The government has decided to borrow ₹7.24 lakh करोड़। ये जो अमाउंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-2022 fiscal year to meet resources टू रिट्राइव द इकोनॉमी हिट बाय कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, संसाधनों को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 की पहली छमाही जो है उसमें 7.24 लाख करोड़ उधार लेने का फैसला किया है। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो 7.24 लाख करोड़ रुपीस जो सरकार ने उधार लेने का फैसला किया है, दिस बोरोइंग इज 60.06% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस इशुएंस फॉर फिस्कल 21-22। तो जो फिस्कल ईयर 21-22 है उसके लिए सरकार ने जो एक एस्टिमेट लगाया है कि हम इतनी राशि तक बोरो करेंगे 21-22 में, उसका 60.06% है ये राशि जिसे सरकार ने बोरो करने का फैसला लिया है। अकॉर्डिंग टू बजट 21-22 द एस्टिमेटेड ग्रॉस बोरोइंग इज पैक्ड एट 12.05 लाख करोड़। तो सरकार ने 21-22 में 12.05 लाख करोड़ उधार लेने का फैसला किया है और ये जो फिस्कल ईयर है इसकी शुरुआत हो रही है अप्रैल 1, 2021 से। ये जो बजट है ये 2020-21 के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से शुरू किए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सकल उधार जो है वो 12.05 लाख करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें से ये जो सरकार ने अभी उधार लेने का फैसला किया है ये इस पूरी राशि का 60.06% होगा। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपको ध्यान
ध्यान रखने हैं। द गवर्नमेंट रेजेस मनी फ्रॉम मार्केट टू फंड इट्स फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार ने ये जो पैसा उधार लेने का फैसला करती है, सरकार ये करती है ताकि अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसे फंड कर सके थ्रू डेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। सरकार जो है वो दिनांकित प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों के माध्यम से अपने राजकोषीय घाटे को निधि देने के लिए बाजार से धन जुटाती है। अब अगर हम बात करें कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो होता क्या है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो सरकारी व्यय जो होता है और इसके अलावा जो सरकारी राजस्व होता है उनके बीच का अंतर होता है। मतलब सरकार का राजस्व कितना है और उसमें से सरकार व्यय कितना कर रही है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। और जब सरकार का जो व्यय है वो एक वर्ष में अपने राजस्व से अधिक हो जाता है, मतलब सरकार का जब जो खर्चा है वो उनकी जो इनकम है, जो राजस्व है उससे ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट होता है। और ये जो राजकोषीय घाटा है इसकी गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में की जाती है कि जीडीपी जो है उसका कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो बजट था उसके भाषण के दौरान ये कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा होगा वो जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बजट डेफिसिट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.8% तक रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले, और यहाँ पर हम बात करेंगे वज्र प्रहार 2021 जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी, और ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। अगर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये कहाँ हुई है और ये किसके साथ में हुई है, किन दो देशों के बीच की, किन तीन देशों के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है। द 11th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 was conducted at special force training school located at बकलो इन हिमाचल प्रदेश इन मार्च 2021। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के 11वें संस्करण वज्र प्रहार 2021 का आयोजन मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में किया गया था। द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ द कंट्रीज एम्ड एट एनहेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी between two sides and share best practices and experience in areas such as joint mission planning and operation tactics। अर्थात ये बोला जा रहा है कि दोनों देशों के जो विशेष बल है उनके बीच में ये जो संयुक्त अभ्यास हो रहा है इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच में अंतर को बढ़ाने और संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज इन न्यूज। अर्थात समाचार में जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमा मोंडल की। सोमा मोंडल अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ स्कोप। तो आपको ध्यान रखना है कि सोमा मंडल को स्कोप का चेयरपर्सन अर्थात अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर स्कोप क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोमा मोंडल जो है जो कि चेयरपर्सन है स्टेट ओन्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल की चेयरपर्सन है सोमा मोंडल, और इन्हें मार्च 26, 2020 को इलेक्ट कर दिया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज स्कोप। अर्थात सोमा मंडल राज्य के स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कि चेयरपर्सन है उनको सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन अर्थात स्कोप की नई अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। मोंडल विल हैव अ 2-year टर्म स्टार्टिंग अप्रैल। शी टुक चार्ज ऑफ सेल ऑन जनवरी 1, 2021। मतलब इनका जो टर्म होगा ये 2 साल का होगा और 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो अब अगर हम स्कोप के बारे में बात करें यहाँ पर कि स्कोप क्या है, तो स्कोप जो है दैट इज एन अपेक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए ये एक अपेक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। ये संगठन करता क्या है? इट प्रमोट्स एक्सीलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व। मतलब
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मतलब जो सरकार की कंपनियां होती है वहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये एक्सीलेंस प्रमोट करे, जो उत्कृष्टता है उसको बढ़ावा दे उन कंपनियों में, उन स्थानों पर जहां पर सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि ये जो स्थान है जहां पर सार्वजनिक निवेश किया जाता है, ये जो कंपनियां हैं जिन में सार्वजनिक निवेश किया जाता है, उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू बी ग्लोबली कंपिटिटिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेवर्ली क्लेरी पासेस अवे। ये है बेवर्ली क्लेरी, जो कि एक ऑथर थी और अब इनका निधन हो गया है। बिलव्ड चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ यूएस बेवर्ली क्लेरी पास्ड अवे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूएस की ऑथर है, इनका प्रोफेशन आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि ये चिल्ड्रंस ऑथर थी। तो यूएस की बच्चों की जो प्रसिद्ध लेखक थी बेवर्ली क्लेरी, उनका निधन हो गया है। शी वॉज नेम्ड अ लिविंग लीजेंड इन 2000 बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो उन्हें कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है उसके द्वारा 2000 में लिविंग लेजेंड नामित किया गया था। इन 2003 शी वॉज चूजन एज वन ऑफ द विनर फॉर द नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, अर्थात सन 2003 में उन्हें नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के विजेताओं में से एक चुना गया था। द ऑथर हुज मेमोरीज ऑफ हर ओरेगन चाइल्डहुड वर शेयर्ड विद मिलियन थ्रू द लाइक्स ऑफ रमोना एंड बीजिस क्विम्बी एंड हेनरी हगिंग। तो ये इनकी कुछ राइटिंग्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें हम बात करेंगे यूएनआई कार्बन कार्ड के बारे में। ये आप देख सकते हैं यूएनआई कार्बन कार्ड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड। तो आपको पता होना चाहिए यूएनआई कार्बन कार्ड जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एचपीसीएल के साथ में को ब्रांड, और ये एक क्रेडिट कार्ड है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड यूएनआई कार्बन कार्ड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूएनआई कार्बन कार्ड जो है उसे लॉन्च किया है। ये एक यूनिक एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ऑन द रूपी प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई, अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनका जो रुपए प्लेटफॉर्म है उसमें ये एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक ये यूनिक क्रेडिट कार्ड है। द कार्ड हैज बीन डिजाइंड इन जॉइंट एसोसिएशन विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड एचपीसीएल एंड रुपए, अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचपीसीएल और रुपए की जॉइंट कोलैबोरेशन से जो है ये कार्ड डिजाइन किया गया है। द यूनियन बैंक एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद एचपीसीएल अ मेजर प्लेयर इन फ्यूल रिटेल, अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो यूनियन बैंक एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ये अपनी तरह का एक पहला क्रेडिट कार्ड है एचपीसीएल के एसोसिएशन के साथ में। और अगर हम यहाँ पर एचपीसीएल के बारे में बात करें तो एचपीसीएल जो है वो फ्यूल का जो रिटेल सेक्टर है, अर्थात ये जो ईंधन का खुदरा क्षेत्र है उसका एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसके अलावा भी एचपीसीएल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम एचपीसीएल के बारे में यहाँ पर बात करें तो एचपीसीएल अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एक इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है, और ये जो है ये सब्सिडरी है ओएनजीसी की। आपको ध्यान रखना है कि ये ओएनजीसी की सब्सिडरी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इट हैज अ 25% मार्केट शेयर इन इंडिया अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कपल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी पेरेंट कंपनी यूएनजीसी है और यूएनजीसी के पास में एचपीसीएल के 100% स्टेक्स हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि एचपीसीएल जो है उसे निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उससे रिमूव कर दिया गया था मार्च 2019 में, और इसके अलावा अक्टूबर 2019 में ये जो कंपनी है एचपीसीएल ये बन गई थी महारत्ना पीएसयू। कंपनीज के बारे में आपसे उनका स्टेटस पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है एचपीसीएल जो है वो महारत्ना पीएसयू है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑटो डेबिट पेमेंट बाय 6 मंथ टिल September 30, 2021। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले आपने न्यूज देखी होगी कि आरबीआई जो है उन्होंने बैंक्स को
निर्देश दिए थे कि वो जो ऑटो डेबिट पेमेंट होते हैं अर्थात जो रिकरिंग पेमेंट होते हैं उन्हें बंद कर दे, और उसके लिए डेडलाइन थी 31 मार्च। लेकिन अब आरबीआई ने ये जो डेडलाइन है इसे 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया है, और अब जो डेडलाइन है वो हो गई है सितंबर 30, 2021। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय 6 मंथ टू सितंबर 30, 2020। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेन देन जो है उसको संसाधित करने की जो समय सीमा है उसे 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर आवर्ती लेन देन जो होता है, रिकरिंग पेमेंट जो होता है, या फिर जो ऑटो डेबिट पेमेंट होता है उसका मतलब समझे, तो क्या होता है कि कई ऐसी सर्विसेज होती है जिसकी ग्राहकों को हर एक समय राशि के बाद में जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि कई ऐसी चीजें होती है जिसकी ग्राहकों को हर महीने जरूरत होती है। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कई ऐसे यूजर्स होते हैं जो हर महीने रिन्यू कराते हैं, लेकिन उसे उनको हर महीने याद रखना पड़े। तो इसके लिए क्या होता है कि रिकरिंग ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बैंक ऑफर करता है, या फिर जो भी बिजनेस है वो ऑफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि हर महीने उतना जो अमाउंट है वो ऑटो डिडक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से, उतनी जो राशि है वो आपके बैंक का जो अकाउंट है उससे अपने आप कट जाती है। लेकिन आरबीआई जो है उन्होंने इस चीज को बंद करने के लिए बोला था बैंक को, और आरबीआई ने बोला था कि ये जो ऐसे ऑटो डिडक्शन होते हैं उससे पहले जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास में एक मैसेज जाना चाहिए, या फिर उनसे ऑथराइजेशन लेने के लिए पूछा जाना चाहिए, और वो अप्रूव करें, उसके बाद में ही ये डिडक्शन होना चाहिए। मतलब कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए, उसके बाद ही ये जो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, ये जो ऑटो डेबिट पेमेंट होते हैं, ये होने चाहिए। लेकिन अब इसकी जो डेडलाइन है इसे 6 मंथ और एक्सटेंड कर दिया गया है। अर्लियर इन दिसंबर 2020 आरबीआई had directed all banks including RRB, NBFC and payment gateways that the processing of recurring payment, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो, यूजिंग कार्ड और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन और यूपीआई इंटरफेस, मतलब चाहे वो कार्ड से हो रहे हो, चाहे वो किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन से हो रहे हो, चाहे वो यूपीआई से हो रहे हो, वुड नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड मार्च 31, 2021। मतलब पहले दिसंबर 2020 में आरबीआई ने ये बोला था कि ये मार्च 31, 2021 के बाद से नहीं होने चाहिए अगर वो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन जो है उससे कंप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन क्या है कि कस्टमर्स जो है उससे पहले बैंक पूछेगा कि हम इस महीने आपके अकाउंट से इस पर्पस के लिए इतने रुपए डिडक्ट कर ले। अगर कस्टमर ने बोला कि हाँ ऑथराइज कर दिया है तो ही वो डिडक्ट होंगे। लेकिन ये जो डेडलाइन है अब इसे 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया है आरबीआई ने। दिस मीन दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 30, 2021 there would supposed to be no automated recurring payment for various services including recharge, utility bill under arrangement practices not complying with AFA। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर मार्च 21 से ये अप्लाई हो जाता, 31 मार्च 2021 से ये अप्लाई हो जाता, तो अप्रैल से जो है इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं होते, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो गया है। हाउएवर बैंक एंड पेमेंट गेटवे हैड सॉट एडिशनल टाइम टू कंप्लाई विद द आरबीआई डायरेक्टिव ऑन ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बैंक है और जो पेमेंट गेटवे है उन्होंने आरबीआई से और टाइम मांगा था, और इसे ध्यान रखते हुए आरबीआई डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड द टाइमलाइन। इसे ध्यान रखते हुए आरबीआई ने जो समय सीमा है उसे आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज बुक्स एंड अवार्ड्स। बुक्स एंड अवार्ड्स में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एक बुक की, अ बुक टाइटल्ड नेम्स ऑफ द वुमेन। तो सबसे पहले अगर कोई भी बुक का नाम आता है तो आपको उस बुक का ऑथर पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब बुक टाइटल नेम्स ऑफ द वुमेन ऑथर्ड बाय जीत थाइल। जीत थाइल जो है उन्होंने ये जो बुक है इसे लिखा है। द बुक टॉक्स अबाउट द वुमेन whose roles were suppressed, reduced और erased in the Gospels। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई, कम कर दी गई या मिटा दी गई। जीत थाइल is renowned author best known for his book Narcopolis, which was shortlisted for Man Booker Prize 2012 and won prize for South Asian literature।
मतलब जो जीत थाइल है ये एक प्रसिद्ध लेखक है और उन्हें उनकी जो पुस्तक थी नार्कोपोलिस उसके लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था और दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डीएससी पुरस्कार मिला था इस बुक को, नार्कोपोलिस को। तो आपको नार्कोपोलिस भी ध्यान रखना है कि नार्कोपोलिस के लेखक कौन थे, जीत थाइल। हिज मोस्ट रीसेंट बुक लो वॉज रिलीज इन 2020। लो जो है वो भी इन्हीं की बुक थी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान जो है वो मिलेगा नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले विल रिसीव सरस्वती पुरस्कार 2020 फॉर हिज बुक सनातन। तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती पुरस्कार क्या है, सरस्वती पुरस्कार 2020 में किसे दिया है और किस बुक के लिए दिया गया है। तो सरस्वती पुरस्कार जो है वो मिल रहा है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं एक नोटेड मराठी राइटर और इन्हें इनकी जो बुक है सनातन इसके लिए ये पुरस्कार मिल रहा है। द अवार्ड कैरीज 15 लाख रुपीज, अ साइटेशन एंड अ प्लैग। तो ये जो पुरस्कार है इसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक प्रशस्ति पत्र होगा और एक पट्टिका है इसमें। डॉक्टर लंबाले सनातन हैज पब्लिश्ड इन 2018। सनातन इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ दलित स्ट्रगल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर लिम्बाले की जो सनातन बुक है इसे 2018 में प्रकाशित किया गया था। सनातन जो है ये दलित संघर्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। स्पीकिंग फर्स्ट टू All India Radio, Dr. Lambale was overjoyed with the emotion as he started his career with the public broadcaster। इसके अलावा आपको ये सरस्वती सम्मान के बारे में पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। अर्थात इसे सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता दी जाती है भारत में। और ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। तो आपको ध्यान रखना है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। द सरस्वती सम्मान इज अ एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज एंड पोइट्री लिटरेरी वर्क। अर्थात जो पोइट्री लिटरेरी वर्क होते हैं उनके लिए ये अवार्ड होता है और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है उन 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को जो कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है उसका जो शेड्यूल 8 है अर्थात सूची 8 में ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें कोई पोइट्री है, कोई बुक लिखी गई है, कोई लिटरेरी वर्क किया गया है तो उसके लिए ये जो सरस्वती सम्मान है ये दिया जाता है। सरस्वती जो है इट इज अ नेम आफ्टर एन इंडियन गॉडेस ऑफ नॉलेज। अब इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तो जो इनॉग्रल अवार्ड है था, जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन के पिता थे ये और इन्हें अवार्ड दिया गया था फर्स्ट सरस्वती सम्मान। ये दिया गया था इन्हें इनकी जो 4 वॉल्यूम की ऑटोबायोग्राफी थी उसके लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आज का कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज है उड़ीसा डे। उड़ीसा डे को उत्कल दिवस भी बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए उड़ीसा जो है उसे उत्कल भी बोला जाता है। उड़ीसा इसे उत्कल भी कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन उसमें भी उत्कल वर्ड का यूज किया गया है। तो वहां पर उत्कल जो है वो उड़ीसा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उत्कल दिवस या फिर इसे उत्कला दिवसा भी कहा जा सकता है उड़िया में, इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1 एवरी ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट आफ्टर अ स्ट्रगल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अर्थात स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाने जाने का जो संघर्ष था उसके बाद में उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अंडर ब्रिटिश रूल उड़ीसा वॉज पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो आपको पता है कि जो ब्रिटिश शासन था उसके तहत उड़ीसा जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, विच कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें अभी के समय का जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा जो है वो तीनों शामिल थे। द स्टेट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड ओडिशा बट लोकसभा पास द ओडिशा बिल and Constitution Bill 113 amendment in March 2011 to rename it
उड़ीसा। तो पहले जो ये राज्य है इसे कहा जाता था उड़ीसा, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया ओडिशा। इसके अलावा अगर उड़ीसा के बारे में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो सबसे पहले आपको उड़ीसा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो पता होने चाहिए। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। इसके अलावा उड़ीसा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के गवर्नर इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो उड़ीसा के गवर्नर है श्री गणेशी लाल। तो ये जो तीनों फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो आज जिन फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब कौन सा पद है उसके लिए जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट जो है अर्थात राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, जो हमारे देश के कैग होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, उनकी अनुपस्थिति होती है, तो इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को या तो राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, और अगर वो नहीं होते हैं तो सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसके लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो दिलाता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, और अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद में अगर हम गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नर अर्थात राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हम यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति है, उन्हें शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अर्थात उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय के उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग। कैग को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, या फिर अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके द्वारा इसके लिए जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति है, सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट। इसके अलावा अगर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करें तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर और some person appointed in that behalf by the governor। साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो केंद्रीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उन्हें शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उन्हें शपथ दिलाते हैं गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है। देन जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं अर्थात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय दैट बिहाफ बाय देम अर्थात राज्यपाल या फिर उनके द्वारा इसके लिए नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा हाईकोर्ट के जज को शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप सेल्फ असेस कर सकें, आप खुद को असेस कर सकें कि आप इस पूरे सेशन के दौरान कितने अटेंटिव थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड रिकैपिटलाइजेशन फंड ऑफ ₹14,500 करोड़, यहाँ पे 14,500 करोड़ होगा, इन 4 स्टेट ओन्ड लैंडर। व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बैंक इन फिस्कल 2020 एंड 21। हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 राज्य स्वामित्व वाले ऋणदाता में 14,500 करोड़ रुपए डाले हैं। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में बैंकों के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई थी। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट पैक्ड बाय गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम मार्केट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 फिस्कल। 2021-22 वित्त वर्ष की पहली छमाही में बाजार से उधार लेने के लिए सरकार के द्वारा अनुमानित राशि कितनी है। इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है,
RBI has extended the timeline for processing recurring online transaction. What is the new timeline to adhere to the rules? RBI ने आवर्ती ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण के लिए समय सीमा जो है उसे बढ़ाया है. नियमों का पालन करने के लिए जो नई समय रेखा है वो क्या है? अप्रैल 30, दिसंबर 31, सितंबर 30 या फिर अगस्त 31. नेक्स्ट है यूएनआई कार्बन कार्ड इज अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रुपए प्लेटफॉर्म ऑफ NPCI इन कोलेब्रेशन विथ विच कंपनी? यूएनआई कार्बन कार्ड जो है वो किस कंपनी के सहयोग से NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? NTPC, HPCL, ONGC या फिर सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 104-year-old अमेरिकन नेटिव बेवर्ली क्लेरी हैज पास्ड अवे. What was her profession? 104 साल की अमेरिकी मूल की बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है. उनका पेशा क्या था? जर्नलिस्ट, सिंगर, एक्टर या फिर ऑथर. मतलब वो एक पत्रकार थी, गायक थी, अभिनेत्री थी या फिर लेखक थी. नेक्स्ट है सोमा मोंडल द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ओन्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल वॉज इलेक्टेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ डैश. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की चेयरपर्सन सोमा मोंडल जो है उनको डैश का नया अध्यक्ष चुना गया है. स्कोप का, ONGC का, PGCIL का या फिर DRDO का. नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान इज recognized as the most prestigious and highest literary award in the country. It is instituted by. सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसे डैश द्वारा स्थापित किया गया है. KK बिरला फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन या फिर KC महिंद्रा एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा. नेक्स्ट है Who is the author of the book title Name of the Woman? Name of the Woman नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अनुपम खेर, जीत थाइल, सोमा मोंदल या फिर बेवर्ली क्लेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री गणेशी लाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल या फिर श्री वाजूभाई वाला. आज का लास्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ कैग? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप यू लाइक द सेशन. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग.